बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट सिरकती रेत के ज़रे। जी हाँ, ये तीसरा सेगमेंट है। इसमें आप एक स्टोरी सुन रहे हैं जिसकी 5 एपिसोड आ चुकी हैं और 5वीं एपिसोड का पहला हिस्सा भी नागन अपने बच्चों को निकल गई। सोना चोर ख़ानदान के करतूत और बद अंजाम रवां दवा। ठीक है जी, ये 5वीं किस्त का ये दूसरा हिस्सा है। तो लास्ट टाइम वो जनाब अजान होने की वजह से थोड़ा सा यानी वो कुछ गैप आया और फिर वो तसलसल के साथ बात नहीं हुई। तो उसमें यानी वहीं से मैं सिलसिला यानी जोड़ता हूँ ताकि और कोशिश करूँगा कि इस यानी स्टोरी को जो रजा भाई की और उस मकारन की जो स्टोरी है इसको मैं यानी वाइंड अप कर लूँ कम से कम, यानी इसके बाद एक और ऐसा हो तो उसमें ये यानी स्टोरी जो है यानी वो वाइंड अप हो जाए। तो मैं इस मकारन बीबी के मुतालिक यानी आपको बता रहा था कि किस तरह ये अपने नखट्टू भाइयों के हाथों में यानी लुटती रही। अच्छा, किस तरह ये अपने मियाँ के नोटिस में लाए बगैर यानी पैसे उठा उठा कर और घर से चीज़ें यानी चोरी करके कैसे वो अपनी माँ और उनकी ज़रूरियात पूरी करती रही। अच्छा, ये बातें हैं यानी बड़ी सतही लेवल की, बट यानी मैं बता आपको ये रहा हूँ कि यानी जो एक माइंडसेट और दूसरी तरफ ये मत भूलिए कि रजा भाई भी एक इंसान है, डेफिनेटली उनके भी यानी जज्बात हैं। ठीक है जी, और डेफिनेटली छोटी बात से लेके बड़ी बात तक इंसान फील करता है। अच्छा, बेशर्मी की और 2 नंबरी की कोई सरहद नहीं होती। ये मेरे अपने अल्फाज हैं, मेरे कॉलम्स के अल्फाज हैं कि बेशर्मी झूठ इसकी कोई सरहद नहीं होती। सच्चाई की और ईमानदारी की, ऑनेस्टी की और सिंसियरिटी की एक सरहद होती है, याद रखिएगा। ये मेरे अल्फाज हैं, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि एक हद होती है आपकी सिंसियरिटी की, आप जो सेक्रीफाइस करते हैं उसके बाद इंसान इस चीज से फेड अप हो जाता है। अच्छा, बुराई एक ऐसी चीज है, झूठ एक ऐसी चीज है, ठीक है, कि इंसान तबाह बर्बाद होता रहता है, जैसे ये खानदान और ये मकारन और ये सब लोग हो चुके हैं और हो रहे हैं। डेफिनेटली जो है उसकी कोई सरहद नहीं होती। ठीक है जी, ये अब पिछले 10 12 13 साल से ये झूठ जारी हो सारी है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं उससे मुतासर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा यानी यहाँ पे मैंने कहा है ना कि झूठ है ना बोलो, है ना बोलो, है ना बोलो, झूठा झूठ चौताली के यानी वो सच लगे। अच्छा, फिर हम ज़हरी तौर पर एक चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा, हम सतही माइंड के होते हैं। अच्छा, हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। तो अच्छा, इसी दौरान एक छोटी सी बात हुई, मैं आपको बताऊं कि जब ये एपिसोड्स वगैरह आए हैं तो ये जो 4 नासूरों में से बड़ा नासूर है रफ़ी कूड़े का, ये जीशान कूड़ा और बाकी 3 भी, तो ये डेफिनेटली चीखें भी निकलती हैं। ठीक है जी, झूठ की कोई सरहद नहीं होती। अब पिछले दिनों रजा भाई के इल्म में भी आया कि उनके एक दोस्त हैं, मिस्टर स्लो आप कह लें उन्हें, ये फफे कुट किस्म की जनानी होंगी, इधर भी इधर इधर टुकरेल किस्म के लोग होंगे। ठीक है जी, जो सुनना चाहते हैं और यानी बस फफे कुटना लगे। तो उन्होंने कहीं ये रजा भाई को आके बताया कि ये जो ज़ीशान नखट्टू है, ज़ीशान नखट्टू जो है वो जो है वो रंजू, कोई रंजू है, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई लुच्चा लफंगा है कि कहीं उनके पास ये लोग गए और वहां जाकर जनाब इन्होंने यानी बहुत ज्यादा जो है वो टाइगर मेरा यानी बार बार आके तंग करे, ये मुझे पकड़ा के दे दीजिए से मैं 2 मिनट, ये देखिए जी, ये टाइगर है, देखना जी, हर कोई अपनी अहमियत जो है ना वो बताना चाहता है। चलो भैया, अब मैं आपको ना पकड़ के रखूंगा ऐसे सुकून से नहीं। ये मैं ऑफिस में ये व्लॉग कर रहा हूँ तो जनाब ये आ गए। अच्छा जी, तो ऐसे है जनाब की कोई एक रंजू है लुच्चा लफंगा, कई दफा पुलिस से मार खा चुका है, और जब रजा भाई के नोटिस में आया तो उन्हें भी काफी गुस्सा आया। ठीक है जी, वो कुछ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे थे। फिर साढ़े मुसीबत है होंगी है जनाब के कुछ अपने दोस्त विच पै जाते हैं, पै के जी छोड़ो जान दो। ठीक है जी, रजा साहब जान दो, मुस्तफा साहब जान दो। खैर एनीवे, उस रजा भाई भी जरा थोड़े से नजरियाती और जज्बाती हैं। फिर उन्होंने भी जाके जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जहां बाकी नखट्टुओं के नाम तो ऑलरेडी हैं, तो इस ये जो रंजू लुच्चा है उन्होंने इसको नाम दिया है यानी रंजू लुच्चा, तो वो इसी नाम से मशहूर है। तो उससे जनाब जो है वो उसका नाम भी दे दिया और उन्होंने जरा हाथ हौला रख लिया है
اچھا یہ اس قسم کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں یعنی انفارچونیٹلی جب ہم انہیں یعنی اگنور کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں آ کے گندگی پھیلاتے ہیں. خیر جناب یہ تھا رنجو لچے کا معاملہ اور مسٹر سلو جو یعنی رضا صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. تو خیر وہ معاملہ انہوں نے یعنی وہاں پہ انہیں وارم کر کے تو اس معاملے کو رکھ دیا کہ کوئی ہوتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے. تو اب وہ چیخیں تو نکلنی ہے ڈیفینیٹلی. ایک سچائی 12-13 سال کے جھوٹوں جھوٹ چوتالی کے بعد آ رہی ہے تو حق بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے جی کہ شاید رک جائے. تو جناب ایسے ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ چوری چھپی کئی چیزیں یعنی بیچتی تھی یعنی اپنے بھائیوں کو اور یہ ساری چیزیں رضا صاحب کے نوٹس میں تھی. اچھا یہاں پر پال صاحب ہے اور شاہین صاحب جو ہیں. پال صاحب جو ہیں وہ رضا بھائی کو 94-95 سے جانتے ہیں. پال صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ بھی رضا بھائی کے ہاتھوں ہوئی ٹھیک ہے جی. انہوں نے پورا آپ کو فیور کیا اور آپ اس کے بعد پھر جب رضا بھائی کی شادی بھی ہو گئی ٹھیک ہے جی آپ تو نہیں آ سکے لیکن آپ کو معلوم ہے اور آپ پہلے دن سے یہ جو خاتون ان کی مسز تھی مکارن بی بی ان کو جانتے ہیں اس کا کیا کیلیبر تھا. اچھا یہ کیا یعنی کچھ کر رہی تھیں. اچھا کہاں کہاں یعنی انہوں نے جاب کی اور کیا تھا اور رضا بھائی کا یعنی ایکسپوجر کیا تھا اور کس لیول کا کام کیا. آپ ہیں پھر آج کل جو آپ کے باس ہیں ٹھیک ہے جی جن کا بہت بڑا یعنی سسٹم گروم کر گیا تو رضا صاحب کہ ان کے ساتھ بھی نیاز مندی ہے. تو یعنی آپ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رضا صاحب کا کیلیبر کیا تھا کہ وہ ان سسٹمز میں رہ کے کس لیول کا یعنی کام کر رہے تھے. اور یہ خاتون یعنی پچھلی پوری 20 سال کی جو سٹوری ہے یعنی وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیلیبر یعنی کیا تھا ٹھیک ہے جی. رضا بھائی کتنے ویل آف تھے ٹھیک ہے جی. وہ ہم کمیٹی کھیلتے تھے منتھلی آپ کو یاد ہے کہ لاکھوں روپے کی کمیٹیز ہوتی تھی. یعنی میں بات 94 95 96 کی یعنی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے سسٹم جوائن ان کا کیا تو اس وقت بھی رضا بھائی آپ کے ساتھ لاکھوں روپے یعنی آپ کے پاس جمع ہوتے تھے جو آپ ان کو یعنی دیتے تھے. اور اس دور سے تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 لاکھ روپے کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی. مطلب یہ بات اب آلموسٹ تقریباً 28-30 سال پہلے کی بات ہے. تو یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہ محدود ذرائع کے باوجود ایک محنتی آدمی اور یعنی کتنا کچھ بناتے تھے اور کس قسم کے پروجیکٹس کرتے تھے یعنی وہ چیز آپ کو پتا ہے. اور یہ جو مکارن بی بی جس کی سٹوری اب آپ سن رہے ہیں اب اگر آپ ریکال کریں گے کہ جب مہرین کی پیدائش ہوئی اور وہ سارے معاملات میں ٹھیک ہے جی ٹائگر تنگ کرنا شروع ہو گیا تو اب جناب وہ پورا ہو گیا تو بھاگ گیا. اچھا تو یعنی وہ چیز آپ کے یعنی سامنے یہ میں نے یعنی تب آپ کی کہ کئی لوگ ہیں جیسے وہ ہم رضا صاحب کی ایک آفیشیل یہ ولاگ سنتی ہیں اور رضا صاحب ان کی بڑی گڈ بک میں تھے. رضا صاحب نے انہیں بڑا سپورٹ کیا اور رضا بھائی نے جس قسم کے وہاں پر ایمن شاہین صاحب کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل لیول کے جو پروجیکٹس کیے یعنی جو یہ سکولز ہوتے ہیں چاہے وہ لیڈ کلاس کے بھی ہوں اس لیول پر ایسا کام نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ 2009-10 کے بعد پھر ان اداروں میں وہ کام نہیں ہوئے جو رضا بھائی یعنی اس لیول کا کام کرتے تھے. تو اس میں وہ جناب جو آفیشیل ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب رضا بھائی یہ کرتے تھے کوئی بھی ایونٹ تو 2 لاکھ روپے کا یہ اس وقت کی بات ہے 2006-7-8 کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک ٹیلی فون کال پر لاکھوں روپے کا اسپانسرشپ جو تھا وہ ادارے کو ملتا تھا. یعنی جو آفیشیل سن رہی ہیں شاہین صاحب سن رہے ہیں انہیں پتہ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ شخص جس نے اپنے ادارے کو بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ ٹھیک ہے جی کہ 1 روپے کا ہیر پھیر نہیں کتنے کرپٹ لوگ اس سسٹم میں کام کر رہے ہوتے تھے لیکن رضا صاحب کسی کی پرواہ کیے بغیر کیسے تو جہاں ان کے اپنے پرسنل بڑے بڑے پروجیکٹس وہ کرتے تھے تو اس میں آپ خود سوچیں کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا اور کس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو فائنینشلی گروم کیا ہوگا کہ اگر ادارے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں معاف کیجیے گا تو کیونکہ جو سونا چور خاندان ہے کیونکہ آج کل وہ خاتون ایک مناسب سی یعنی جاب کر رہی ہیں اور وہ بھی پال صاحب کو یہ چیز پتہ ہے. یہ جو ہماری رضا صاحب کی جو ایک ایگزیکٹو ہیں وہ سن رہی ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ رضا صاحب کی ہی وجہ سے سسٹم میں آئیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کبے نو لت پئی تو دا لک یعنی سیدھا ہو گیا. تو عام لوگ جیسے یہ رنجو لچے کی میں نے بات کی ہے رنجو لچا یہ یعنی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو رضا صاحب کے پاس اب پراپرٹی ہے جو اب کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. اچھا یہ بھی جناب اس خاتون نے لئی سی یعنی کہ رضا صاحب نے جو پراپرٹی
2015-16 में बनाई है, आप माइंड में रखें इस झूठे खानदान की, ठीक है जी। वो चीज़ भी वो खातून और ये जो वो कहते हैं ना झूठो झूठ चौताली, ठीक है जी। तो मैं सिर्फ चीज़ आपको ये यानी चीज़ बता रहा हूँ कि इतनी क्लैरिटी करने का क्या, ये वो चीज़ें हैं जो यानी ट्रैक रिकॉर्ड में, और इसके हज़ारों लोग यानी गवाह हैं, ठीक है जी। अच्छा, बस ये इतनी क्लैरिटी करनी थी। अब आते हैं जनाब आगे इस मामले को लेकर कि रजा साहब ने इस खातून को यानी हर तरह की प्रायोरिटी दी। अच्छा जी, हर तरह का लिवरेज दिया। अच्छा, रजा साहब खुद तो लिबरल, लेकिन फैमिली एक मजहबी, और आप ये कह लें कि एक कंजर्वेटिव यानी फैमिली से, उसके बावजूद इस खातून ने जिस तरह की यानी ड्रेसिंग करनी चाहिए, पाल साहब, शाहीन साहब या जो एग्जेक्टिव हैं उनकी, वो इस चीज़ के थैंक यू जी यानी गवाह हैं कि घर की तरफ से और सब की तरफ से इतना प्रेशर होने के बावजूद ये खातून जो बेचारी बुरके और उबाया और एक पेंडू यानी बैकग्राउंड से आई, तो रजा साहब ने अपने एक्सपोजर से, रजा साहब का डेफिनेटली नेशनल लेवल के जितने लोग हैं उनके साथ उठना बैठना काम करना, तो इंसान कुछ ना कुछ वो एक्सपोजर करता है। फिर उसके बाद जनाब रजा साहब ने जिस तरह इस खातून को ग्रूम किया, तो यहाँ पर मैं आपको बड़ा मज़ेदार एक बात बताऊं कि जब ये खातून आई और इनकी शादी हुई, तो उसने जॉब के लिए यानी कहा जी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो रजा साहब ने इजाज़त दी। अच्छा, अब शुरू में क्योंकि इसका कैलिबर ही इतना था कि ये 2-3 जो ये प्राइवेट गलियों में स्कूल्स होते हैं, तो इन्होंने वहाँ जाके कहीं यानी जॉब की कुछ अर्सा। अच्छा, उसके बाद जनाब इनका भी कहना है ना कि शौके के एक इंसान के अंदर शौक आता है कि मैं यानी बड़े सिस्टम्स में काम करूं। अब इस खातून मकारन बीबी ने जनाब जोर लाना शुरू कर देते हैं कि मैंने भी जिस तरह बड़े सिस्टम्स हैं जी, बिकन है, LGS है, सिटी स्कूल है, ठीक है जी, ये सारे वो सिस्टम्स जिसमें यानी रजा साहब ने यानी बड़ा ज़बरदस्त यानी काम किया। तो अब रजा साहब कहते ना घर के दाणियां का तो सारे को पता होंगे, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के, पाल साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा गवाह इसलिए हैं कि पाल साहब जब ये 2000 में या 2001 में, अब रजा साहब को भी याद नहीं है कि मकारन बीवी से उनकी शादी कब हुई थी, और ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि मेरे तो यार जहन ही निकल गया कि शुक्र है वो कहते ना खास कम जहाँ पाक, तो शायद 2001 कंसिडर आप कर लें। तो पाल साहब को पता है कि जब ये खातून आई हैं तो उसका क्या यानी कैलिबर था, यानी तो रजा भाई ने इनको समझाने की कोशिश की कि पहले भाई आप अपने आप को ग्रूम करें, कीप योर सेल्फ ऑन दैट लेवल, आप उतना नॉलेज लें, और उसके बाद आप यानी बड़े सिस्टम्स में या बड़े अदारों में आप जा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका इसी दौरान जो महरीन थी रजा साहब की बेटी, वो तकरीबन 2 साल के लगभग हो गई। तो अब जनाब जब मकारन बीबी का इसरार बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो एक मुडक्कर सा स्कूल था जी उस दौर में, पाल साहब को याद होगा कि पेरिस रोड पे आगे करके एक जो था वो स्कूल ओपन हुआ, तो किसी रेफरेंस से ना रजा साहब के रेफरेंस था, तो उन्होंने कहा जी चलो आओ मैं तुम ले जाइए। अब मैं आपको इस खातून का ना कैलिबर बता रहा हूं, खास तौर पर ये जो ऑफिशियल सुन रही हैं, और उस अदारे के बहुत 4 या 5 ऑफिशियल्स उनके फोन में जो हैं वो भी सुन रहे हैं कि कैलिबर क्या था, बल्कि उनको पता ही है जो मैं बात कर रहा हूं कि हम वहां गए। अच्छा, उस अदारे के जो मालिक थे, तो पता ना पाकिस्तान च माशाल्लाह एजुकेशन च भी वो लोग मालिक इन अदारियां दे कि जेडे आप पढ़े लिखे नहीं, ठीक है ना, बस एक बिजनेस था। तो वो मुडक्कर सा स्कूल उन्होंने जनाब खोला हुआ, वहां गए तो इस खातून ने अपनी जनाब CV झूठ चुताली जो भी था वो दी कि जी मैं फलां जगह पे ना स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ। अच्छा, अब वो साहब खुद तो डेफिनेटली पढ़े लिखे नहीं थे, और उस दिन शायद डे भी सैटरडे था, ये हफ्ता था, उनका सिस्टम बंद होता था, तो उनका एक क्लर्क बैठा हुआ था जो ऑफिस बॉय है, क्रिश्चियन लड़का था। मुझे आज तक उस यानी रजा भाई कहते हैं मुझे आज तक ये यानी याद है, और मुझे आज तक ये बात भी याद है कि जब ये सारा मामला हुआ है तो रजा भाई ने मुझे बताया कि यार आज ना ये सिलसिला हुआ है। अच्छा, तो इसलिए मुझे यानी मेरे माइंड में, क्योंकि मैं फिर उस लड़के को साथी तौर पर मिला भी था, जानता भी हूँ, और उसका चेहरा भी मेरे जहन में। रजा साहब लेके जब गए तो वो जो चौधरी साहब थे स्कूल के मालिक, उन्होंने जनाब उस क्लर्क करना बुलाया, उन्होंने कहा जी मैडम आई हैं, कहती हैं मैं बड़ी पढ़ी लिखी हैं, तो
मैंने इधर हेड लगना है, तो आप इसका इंटरव्यू करें। अच्छा, उसने कहा मैडम विच इज़ योर सब्जेक्ट, तो इन्होंने अपना सब्जेक्ट बताया। अच्छा जी, ले अब मुझे जो उन्होंने क्वेश्चन किया, जो रजा भाई ने जैसे मुझे बताया कि जी उन्होंने उस लड़के ने क्वेश्चन किया, ओके यू हैव डन मास्टर्स इन दिस सब्जेक्ट, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू मस्ट रेड 14th नकात, 14 नकात, ठीक है जी। फिर उसने साथ बताया 14 नकात। इन वन पॉइंट वाई कायद सेड, मोहम्मद अली जना, वाई ही सेड दैट सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बम्बई। अब मेरा हाल है ये सवाल सबको समझ आ गया होगा कि कायद आजम ने ये क्यों कहा था उन 14 नकात में कि सिंध को बम्बई से अलग कर दी। अब उसकी पॉपुलेशन वाइज या बाकी जो मामला थे टेक्निकली वजूहत थी। तो अब ये खातून जनाब जो क्या बोल रही है, मोहम्मद बिन कासिम, सर सैयद अहमद खान, फलां 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 फलां, उसने फिर रोका। उसने कहा मैडम अगेन लिसन मी केयरफुली, माय क्वेश्चन इज अबाउट 14 पॉइंट्स, 14 का, व्हाई कायद सेड सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बम्बई। अब ये जनाब मोहम्मद बिन कासिम ਨੂੰ छोड़ के सलाउद्दीन अयूबी तो पहुंच गई। अच्छा, वो उसने 1 मिनट सुना, उसने कहा इट्स ओके। जो चौधरी साहब बैठे थे अब जनाब ऐसे करके बैठे हुए खंड पे, उन्होंने कहा बस ठीक है जी, जरूरत होगी आपको बुलाएंगे, मतलब जाओ। रजा भाई कहते हैं कि जनाब ये खातून कहता मैं भी शर्मिंदा हुआ। अब एक बंदे का जो कैलिबर हो, जैसे पाल साहब जैसी पर्सनैलिटी हैं, और कितने लोग पाल साहब के सामने वहाँ अपॉइंटमेंट हुई कि रजा भाई का कैलिबर ये कि एग्जेक्टिव बुला रहा है कि रजा साहब हमें फलां सब्जेक्ट का ना टीचर चाहिए, फलां बंदा मैनेजमेंट में चाहिए, इस तरह का बंदा चाहिए, तो आप ला कर उसकी अपॉइंटमेंट करवा दें। और रजा साहब बंदे ला रहे हैं और बगैर इंटरव्यू की, जैसे पाल साहब का विदाउट इंटरव्यू यानी अपॉइंटमेंट हुई, कि ये था कैलिबर रजा साहब का। अब उन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो वो खामोश बाहर आया कि जनाब गाड़ी में बैठे, तो अब ये खातून दाड़े मार मार के नमाज रो रही, रोई जाए रोई जाए रोई जाए। तो रजा साहब ने इनको कहा कि भाई मेरी बात सुने, चले। वो एक पार्क में चले गए, बच्चों का पार्क था, वहां से कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ला के उस बीबी को दिया। तो कहा मेरी बात सुने, आपने काम करना है ना, तो अगर आप मुझे जिंदगी में सिर्फ 1 साल दे दो, 1 साल दे दो। रजा साहब कह रहे हैं कि अगरचे मेरे जोड़ों में ये चीज बैठेगी, ठीक है, लेकिन आपका फ्यूचर बन जाएगा। और याद रखना, एक वक्त होगा आपके पास एलीट क्लास की 20 नौकरियां होंगी, ठीक है जी, और आप परेशान होंगे मैं केड़ी करन दे। हाँ, लेकिन 1 साल मेरा तो बाकी सारी जिंदगी आप। रजा ने यह भी कहा, ये मैं आपको हल्फन कुरान कह रहा हूं कि मुझे यह भी पता है कि इसके बाद मैं मेरे पैर यानी मैं ना अपने हाथ पैर वड़ के तुम दे रहे। मैंने रजा साहब से पूछा भी यह गल तुसी क्यों की थी। उन्होंने कहा यार कि मैंने ये बात तब की है कि ऐसे ही होता है, हजरत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। और मैं वो कहने लगे कि वो शादी को अब 2-3 साल हो गए थे, तो मैंने इस खानदान का कैलिबर देख लिया, ठीक है जी। मैंने देख लिया कि मैं इन लोगों के साथ किस हद तक कोऑपरेट भी करता हूँ, मैंने इस औरत को कितनी आज़ादी दी, इसकी 3 बहनें क्यों जी जिंदगी गुजार रही है, ऐसी जानवर भी नहीं गुजारते, इनकी माँ, इनके भाई, ये खातून, ठीक है जी। और जिस तरह कहते ना केड़ा जानवर है जिन्हों खीर नहीं, तो कहते जी मेरे माइंड में ये था कि ये होना है, क्यों, इसकी औकात नहीं है, ठीक है जी। ये सारी जिंदगी इस्तेसाल में रहे हैं। रफी कूड़े ने इनकी, यानी अब देखो ना कि लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ रही है तो उन्होंने रफी कूड़ा चंडा मार रहा है यार, कैन यू इमेजिन। खुदा की कसम ऐसे माहौल में इन लोगों ने परवरिश पाई। वो आप 2 नंबर आदमी सी, पर घर में उसने एक जो चोर होता है ना, आपको पता है, फिर उसके अंदर एक डर होता है। तो रजा भाई कहते हैं कि मैंने इसको आज़ादी भी तब दी कि आप जीन्स पहन रहे हो, आप टी शर्ट पहन रहे हो, ठीक है जी। ये सारे पाल साहब और सारे शाहीन साहब, ये सारे लोग इस चीज़ के गवाह हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ऑफिशियल सुन रही हैं उन्हें पता है कि किस किस्म
की लाइफ स्टाइल था, बेशक जितने भी वसाइल थे, जैसा भी था, रजा साहब क्या कुछ कर रहे थे इनके लिए। तो रजा साहब ने जनाब इसको ये कहा कि कहने लगी जी कि मैं आपकी ना सारी बातें मानूंगा। उन्हें जी जी ठीक है। रजा साहब इस खातून को लेकर, तो उनके कोई दोस्त थे, उस्मान, उनका नाम अब मेरे जहन से निकल गया है, उस्मान साहब और सलमान साहब शायद। उनका बड़ा पॉपुलर एक लैंग्वेज सेंटर था वहां पे उस वक्त। तो सीधी गाड़ी रजा साहब ने वहां खड़ी की, और अब ये बात हो रही है 2003 की। तो रजा साहब ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने जनाब उनसे बात की। तो उन्होंने कहा जी कि आपके लिए जो फी है पर मंथ, तो ये तकरीबन 6 मंथ का या 3 मंथ का, मुझे नहीं याद कि क्या रजा भाई ने बताया है कि ये जो है लैंग्वेज कोर्स है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला शी विल बी ओके। तो उस वक्त उसकी जो फी थी वो 3500, और एडमिशन और वो मिलाक मतलब 3500 2003 में अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। अब आप देखें कि रजा भाई ने डेली इस खातून को 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, खाना भी ना खाना, क्योंकि 3 बजे क्लास होती थी, तो खातून को लेना और खातून को लेकर तो जो है वो लेके जाना वहां पर उस लैंग्वेज सेंटर, और खुद गाड़ी में छोटी महरीन फातिमा जो है उसको बिठाना, 2 घंटे की क्लास लेना, वापस आना, फिर इसको कुछ रिफ्रेशमेंट कराना, फिर घर आना, घर आके जनाब मुलाजमा भी थी, तो रजा भाई सारी कुकिंग खुद करना। उन्होंने कहा जी कि आपने कुकिंग भी नहीं करनी, आई विल सपोर्ट यू। आप सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है, ये 2 3 4 टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं, जो डेली आप वहां सीख रही है ना, आप मेरे साथ करना। तो सबको पता है, पाल साहब को, जो ऑफिशियल सुन रहे हैं, कि रजा भाई को अल्लाह ताला ने एक बड़ी जबरदस्त सलाहियत दी थी कि 2 घंटे भी इंग्लिश कन्वर्सेशन जो है वो किसी भी टॉपिक पे वो बात कर सकते थे, हैं, थे, जब तक सांस में सांस है, यानी वो बात करते रहेंगे। और पाल साहब कई दफा इस चीज की तारीफ करते थे कि यार रियली कि हम लोगों ने मास्टर्स भी किया है या बाकी लोगों ने किया है, तो जितना फ्लुएंट आप करते हो डेफिनेटली ये काम, तो ये चीजें अल्लाह ताला की यानी देन होती है, कोई इंसान का इतना उसमें एफर्ट नहीं होता। तो उन्होंने, अब रजा साहब ने क्या करना, अब आप ये चीज में ज़हन में रखें कि रात शाम को जनाब फिर 1 घंटे की क्लास होनी, वाइट बोर्ड ले आए, रजा साहब जो है वो बन जाना उन्होंने स्टूडेंट, और रजा साहब के छोटे भाई जो उस वक्त किसी कहीं जॉब करते थे किसी कॉलेज में, उन्होंने भी बैठ जाना, उन्हें भी उन्होंने बाउंड करना, और वो सुन रहे हैं ये व्लॉग, और उन्हें भी इस चीज का पता है कि एक घंटा जो है जनाब वो उल्टी सीधी बोले, अच्छा वो मेहनत करें। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको इस बदखसलत मकारन वो कहते ना किनू खीर नहीं पचती, अब ये फेड अप हो गई। जो हड हराम, जिसका बाप हड हराम हो, जिसके भाई हड हराम हो, जिसने देखी हड हरामी हो, तो डेफिनेटली उसने कहना ना मैं केड़ी मुसीबत पै गई। अच्छा जी, अब उसने क्या करना, उसने कहना मेरा दिल नहीं कर रहा, तुमने रोज मुसीबत डाली हुई है, बस मैं सिर्फ क्लास अटेंड करूंगी। तो रजा साहब बड़े नजरियाती बंदे, उन्होंने कहा बीबी ये तो हूं 1 साल तक करना पड़ना जो मैंने कमिटमेंट की है, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो वेल एंड गुड, इस बात में मैं हार्ड से हार्ड डिसीजन ले लूंगा, मुझे करना है, ठीक है, जो मैंने आपके साथ कमिटमेंट की है। अच्छा जी, अब इस पर इस मकारन ने क्या काम करना कि इस मकारन ने जाकर जो है, अभी मैं कोशिश करूंगा 2-4 मिनट में मैं इसको यानी वाइंड अप करूं, यानी ये जो एपिसोड है लंबी हो रही है। तो रजा साहब ने जनाब कोशिश करनी कि किसी तरीके से बस ये करती रहे। तो इस खातून का वहां पर क्या रिएक्शन था कि ये अपनी चंडाल माँ जो करम नूर, उसको उसने फोन करना, इसने कहना जी इस शख्स ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई। अच्छा, एक नखट्टू सलमान, वो जिसको फालिज पड़ा है, बदबख्त जो है, ठीक है जी, 4 बहनों को घर इस बदबख्त ने उजाड़ा, उसको फोन करना, उसने बीच में इंटरवीन करनी, रजा भाई के साथ बदतमीजी करनी, ठीक है जी। अच्छा, रजा भाई अपने धुन के पके थे, पाल साहब हैं, शाहीन साहब, उन्हें पता है कि इज वेरी प्रोफेशनल, इवन जो ऑफिशियल सुन रही है उनको पता था कि इज वेरी प्रोफेशनल अपने काम के साथ, और जो काम वो करता था वो पूरी जील एंड स्पिरिट के साथ करता है और करता था, ठीक है जी। तो इस सारे प्रेशर के बावजूद जो है रजा भाई
جناب اس کے پیچھے لگے رہے اور تقریباً 1 سال اس کے ساتھ پورا انہوں نے کیا. اچھا جی، اب اس کی کنورسیشن کافی حد تک آپ یہ کہہ لیں کہ 30-40% کنزین ہونے کے باوجود اور ہارڈ آرام ہونے کے باوجود ایک سنگل ہینڈڈ رضا بھائی کا جو سکل تھا، یہ کوشش تھی، اس سلسلے میں جناب یہ امپروو کر گئی. اس کے بعد رضا صاحب کی ایک اسی ادارے کی سابقہ تھیں، ایگزیکٹو تھیں، انہوں نے آ کر پال صاحب کو پتہ ہے کہ ایک سسٹم یہاں سٹارٹ کیا اسی شہر میں. ٹھیک ہے جی، پھر رضا بھائی کی وجہ سے ہی وہ جو یعنی ہیڈ تھیں، ان کی ایگزیکٹو تھیں، انہوں نے اس خاتون کو 2003 کی بات ہوگی شاید، اس کو ایک چھوٹی سی جاب 5-6 ہزار روپے یہی کہہ لیں کہ وہ چھوٹا نیا سسٹم تھا. تو اس خاتون نے جناب وہاں سے یعنی اپنا کیریئر کا آغاز کیا. اسی دوران جو رضا بھائی ہیں وہ جناب اس کے ساتھ کرتے رہے، ڈیلی بیس پہ اس کو جو ہے یعنی وہ گروم کرتے رہے. اچھا، پورا موقع دیتا رہا، اور یہ اپنی بد خصلتیں اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، ٹھیک ہے جی، اور اس عورت نے آپ یقین کیجئے کہ رضا بھائی کہتے ہیں کہ 10 ایئرز میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، اور وہ حلفاً کہتے ہیں کہ زندگی میں نے ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. اچھا، اس کے بعد جی اور بہت ساری باتیں ہیں اس خاندان کی، اور 2 نمبری ہیں. ویلاگ جو وہ کافی لمبا ہوا، پروڈیوسر صاحب 2 دفعہ ہو کے آئے ہیں، تو میں کہ چلو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر جناب یہ ہوا کہ یہ خاتون کو رضا بھائی مزید گروم کرتے رہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں کہ پال صاحب سمیت یہ سارے لوگ، جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ دے آر وٹنس. ٹھیک ہے جی، یہ وٹنس ہیں. اور اسی طرح وہ کرتے کرتے، لیکن وہ کہنا ہے نا کہ انہوں کھیر نہیں پچتی. ٹھیک ہے جی، جو یعنی آپ گروم ہوتے ہیں. اچھا، اسی دوران اس کے بھائیوں کی ڈکیتیاں اور بڑھ گئیں. تو رضا صاحب نے یہاں پر ایک اس خاتون کے اوپر ایک کمپلشن لگائی، صرف ایک، کہ بھئی یہ آپ کچھ ٹیوشنز پڑھاتے ہو، یہ آپ کی سیلری آتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، سیلری اکاؤنٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ جو گھر کا لاکر ہے اس کے اندر آپ اپنی یہ ساری چیزیں رکھ دیں. آپ اپنا پیسہ جو ہے جو آپ کے ہی کام آنا ہے. رضا بھائی کا کوئی لینا دینا نہیں. پھر وقت نے ثابت کیا کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے جناب اس دوران جو ہے وہ اس پہ صرف ایک پابندی لگائی کہ بھائی، کیونکہ اس طرح لگیا وہ کہ یہ اتنا محنت کر کے کام کرتی ہے اور وہ نکھٹو ہیں، انہوں کا جڑا کھو ہے وہ کبھی بھی نہیں پڑنا. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھی آپ کو جتنا ضرورت ہے، آپ کو 50,000 بھی ضرورت ہے، تو دیکھیں کبڑ میں کتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی کمائی کو گھر پہ یا کہیں پہ آپ نہیں لگاؤ گے. ٹھیک ہے جی، اب اس پہ ڈیفینیٹلی پھر رضا بھائی نے ساتھ ساتھ جو گھر میں تھوڑا بہت آڈٹ تھا، یعنی یہ چیزیں رکھنا شروع کر دی. انہوں نے تھوڑا لکھنا شروع کر دیا تاکہ یار جیڑی کرپشن ہوندی پئی ہے منتھلی، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھیں نا ایک ظرف کی ایک انتہا ہوتی ہے. اچھا، اب یہ بات 2004 میں آ گئی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے رضا صاحب کا ایک سسٹم چل رہا تھا. میں بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. رضا صاحب نے اس کو مزید عزت یہ دی کہ جو رضا صاحب کا علاقہ ان کو پتہ ہے اس زمانے میں سب سے مہنگا سسٹم رضا صاحب اس وقت بھی چل رہا تھا، جس میں اس وقت بھی اچھی خاصی یعنی انکم تھی. رضا صاحب نے اس خاتون کے وہاں بینک اکاؤنٹس کھلوائے جو آج بھی شاید اس بینک میں کہیں موجود ہوں گے، اور اس کو اس ادارے کی ایم ڈی بنا دی، جس کے ڈاکومنٹس آج بھی پڑھیں کہ رضا صاحب 97 میں سسٹم سٹارٹ کر رہے ہیں اور 2002 میں اس خاتون کو جیڑی کسے نہ منہ سی نہ مت سی. پھر اس سسٹم کی کافی انکم تھی. اچھا، اس انکم سے رضا صاحب نے پلاٹ لیا، ایک پلاٹ لیا. ٹھیک ہے جی، جو اب اس خاتون کے ہاتھ سے وہ نکل گیا ہے، اور وہ سٹوری میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ رضا صاحب کیونکہ شروع سے یعنی پروڈکٹیو آدمی تھے. ٹھیک ہے جی، اور رضا صاحب کی ہمیشہ ایک سوچ رہی کہ میں اس خاتون کو رسپیکٹ دوں. ٹھیک ہے جی، رضا صاحب نے ایک پلاٹ لیا، اب اس پلاٹ پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے جی، پھر این جی ہوتا ہے نا، جب آپ کسی سے 2 نمبری کرتے ہیں تو توڑنال بھی این جی ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک سٹوری ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ میں بتاؤں گا کہ رضا بھائی نے اس خاتون کے لیے وہ کام کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہسٹری میں آپ کو شاید رضا بھائی کے علاوہ شاید ہسٹری میں کوئی 1-2 لوگ ملتے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنا سیکریفائز کیا. خیر، لیکن وہ کھیر نہیں پچتی والی گل ہے جناب. یہاں میں ویلاگ کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ نے اس کے بعد اس کا جو تیسرا حصہ ہے یعنی وہ سننا ہے، اور چوتھا حصہ چھوٹا سا ہوگا اور یہ والی سٹوری کمپلیٹ ہوگی. اس کے بعد سٹوری ہوگی بلندی کی، جو اب موجودہ میسز ہیں رضا بھائی کی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ یعنی کس طرح عزت پا رہی ہیں، رضا بھائی کس طرح عزت پا رہے ہیں. اچھا، یہ خاتون جو ہے کس طرح ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اچھا، یہ سارے جو معاملات ہوں گے یہ میں آپ کو یعنی اس ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، اور پھر یہ تقابلی رضا بھائی کا جو ایکسپیرینس ہے 2 عورتوں کے درمیان.
2 औरतें, ठीक है जी क्या है। तो ये जनाब करेंगे, आप जुड़े रहिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बूढ़े पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे जी सिरकती रेत के जरे का जो तीसरा हिस्सा है इंशाल्लाह बहुत जल्द।